हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे आवाज़। जानेंगे इस टॉपिक से टेट सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनेंगे। हम बात करेंगे इस टॉपिक से पक्षियों के प्रमुख आवाज़, साथ ही बात करेंगे जंतुओं के प्रमुख आवाज़ और बात करेंगे जनजातियों के प्रमुख आवाज़। तो आवाज़ किसे कहा जाता है? तो किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, वह परिवेश उस जीव का आवास कहलाता है। आवास आकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय आवास, दूसरा क्या होता है जलीय आवास के नाम से हम जानते हैं। तो स्थलीय आवास में कौन आएगा? स्थलीय आवास में वन आता है और जलीय आवास में तालाब आएगा, वहीं सागर महासागर इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कौवा। कौवा से क्या प्रश्न एग्जाम्स में बनेंगे, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। अगर प्रश्न आए कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो उत्तर क्या होगा? कौवा होगा। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। क्लियर है बातें? घोंसलों में क्या करता है? लोहे के तार और टहनियां यूज करता है। ये प्रश्न कौवे से आ सकता है। वहीं एक प्रश्न कौवे के घोंसले से ही बनता है, वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता है? तो कोयल क्या है? ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, बल्कि वह क्या करती है? अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कौवा उसे अपना अंडा समझ करके सेता है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उसे पता चलता है कि यह कोयल के बच्चे थे। क्लियर है बातें? इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है? पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? तो आप उत्तर बताएंगे कौवा। कौवे अपने घोंसले में यूज क्या करता है? लोहे के तार और टहनियां यूज करता है। कौवे के घोंसले में कौन सा पक्षी अंडे दे देता है? तो बताएंगे कोयल दे देती है। कौवा वैसे बहुत चालाक है, लेकिन यहाँ चालाकी इसकी फेल हो जाती है। और वह क्या करता है? अपने अंडे समझ करके, कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ करके सेता है और जब बच्चे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तब पता चलता है कि यह किसके बच्चे हैं? कोयल के बच्चे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे चील। वहीं हम लोगों ने पढ़ा कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? कौवा। अगर पूछे कि सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला कौन बनाता है, तो आप उत्तर क्या बताएंगे? चील। चील जैसे 10-20 पेड़ रहेंगे तो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाएगा जो पेड़ सबसे ऊंचा होगा। क्लियर है बातें? घोंसला कितना बड़ा होगा? 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। यहां तक कि देखा गया है कि 10-10 फीट लंबे घोंसले मिलते हैं। किसके? चील के मिलते हैं। वहीं औसतन देखा जाए तो 4 से 5 फीट चौड़ा घोंसला होता है, आप लोग देख रहे होंगे। क्लियर है बातें? इसमें दो टाइप के प्रश्न बनेंगे कि सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है, तो आप बताएंगे चील। चील का घोंसला कैसा होता है? 4 से 5 फीट तक चौड़ा होता है, बड़ा घोंसला चील बनाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो कैक्टस, नागफनी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। जैसे कांटे, झील झाड़ी है, वहां पर यह करती है, फाख्ता अपने घोंसले बनाती है। याद रह जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बीवर पक्षी। नर बीवर क्या करता है? नर बीवर घोंसला बनाता है। बीवर पक्षी में घोंसला मादा बनाता है या नर बनाता है? तो उत्तर क्या होगा? नर बनाता है। घोंसला कौन बनाएगा? नर। मादा उसी घोंसले में अंडे देती है जिस नर का सबसे अच्छा घोंसला होता है, सबसे सुंदर घोंसला होता है, उसी में मादा बीवर क्या करती है? अंडे देती है। शायद समझ गए होंगे। इसमें किस टाइप का प्रश्न आएगा कि बीवर पक्षी में घोंसला कौन बनाता है? तो नर बीवर क्या करता है? घोंसला बनाता है। और मादा बीवर क्या करती है? उसमें अंडे देती है जिस नर का
जिस नर वीवर का सबसे अच्छा सुंदर घोंसला होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। घोंसला देख रहे होंगे आप लोग, देखिए कितना सुंदर घोंसला है, पूरी इंजीनियरिंग लगती है इस घोंसले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गौरैया और कबूतर। गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, अक्सर क्वेश्चंस पूछता है। गौरैया हम लोग जानते हैं घर के आसपास बनाती है, अलमारी के पीछे, छत, आईने के पीछे अपना घोंसला क्या करती है, गौरैया बनाती है। गौरैया घोंसला कहाँ बनाती है, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। वहीं कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है, पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाएगा, वहीं पर गौरैया क्या करती है, अलमारी के पीछे या छत के आईने इत्यादि के कह सकते हैं जहां मानव रहता है उसी के आसपास क्या करते हैं, घोंसला बनाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बसंत गोरी पक्षी पेड़ के तनों में गहरा छेद कर बनाकर अंडे देती है। आप लोग देख रहे होंगे पेड़ जब रहता है तो उसमें खट 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 की आवाज आती है। तो आप देखते होंगे एक चिड़िया रहती है जो क्या करती है, उस तने को काट करके उसमें अपना अंडा देने के लिए उसमें छेद करती है ताकि उसमें अंडे दे सके। कौन सी पक्षी है वो, बसंत गोरी पक्षी। तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे कौन देती है, कौन सी पक्षी है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बसंत गोरी पक्षी है। शायद समझ गए होंगे बातें हमारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडियन रॉबिन बर्ड या कलचिड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह घोंसला कहाँ बनाती है, यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, जिसमें उपयोग क्या करती है, टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई का उपयोग करती है। पत्थरों के बीच घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है, तो इंडियन रॉबिन बर्ड या कलचिड़ी बनाती है, जिसमें यूज क्या करती है, टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई इत्यादि का यूज करती है। कलचिड़ी आप लोग देखे ही होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उल्लू हम जानते हैं रात्रिचर प्राणी है, रात में इसे दिखाई देता है। एक खास बातें हैं कि यह अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है। कौन, उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। और हर चीज को अगर देखा जाए, रात में जो रात्रिचर प्राणी होते हैं वो हर वस्तुओं को कैसे देखते हैं, काला और सफेद के रूप में देखते हैं। कैसे देखेंगे, जो रात्रिचर प्राणी होंगे हर चीजों को किस दो रंगों में देखते हैं, काला और सफेद में ही देखते हैं। काला और सफेद, और कलर नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर पूछा जाए कि रात्रिचर प्राणी किसी वस्तु को किस रंग में देख पाते हैं रात में, तो काला और सफेद में देख पाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैना पक्षी, वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके के साथ घुमा सकता है, तो झटके के साथ पूछेगा तो आप बताएंगे मैना पक्षी है। झटके के साथ पीछे कर लेती है। झटके के साथ घुमाने वाला पक्षी कौन सा है, मैना पक्षी है। अगर पूछे 360 डिग्री तक कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को घुमा लेता है, तो उल्लू हो जाएगा। पक्षियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। पक्षियों के चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों के दांत नहीं होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय भी नहीं होते हैं। ये मूत्राशय भी नहीं होंगे। यह प्रवास पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। प्रवास कहने का मतलब कुछ समय तक यहाँ रहेंगे फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। यह समतापी होते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, समतापी होते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ने वाले पक्षी हैं, उड़ नहीं पाते हैं, ये भी याद रखेंगे। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग, ये क्या है, ना उड़ने वाले पक्षी हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। घोंसले कब बनाएंगे, अंडे देने के लिए ही पक्षी क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं।
पक्षी घोंसले कब बनाते हैं? तो अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। पक्षियों की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। हड्डी कैसी होगी इनकी? खोखली होती है। जिन उनमें भरा क्या रहता है? हवा भरी रहती है। इनकी हड्डियों में हवा भरी रहती है, ध्यान रखेंगे। चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा दूर तक ये देख सकते हैं। रात में जागने वाले जितने जानवर प्राणी होंगे वो क्या करते हैं? हर चीज़ को किस कलर में देखते हैं? काला और सफ़ेद में देखते हैं, ध्यान रखेंगे। किस कलर में देखते हैं? सफ़ेद और काला के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम बात करेंगे जंतुओं के प्रमुख आवास पर। मांद। मांद या गुफा में कौन रहता है? मांद देख ही रहे होंगे, इस टाइप का बना रहेगा, इस टाइप का रहता है और इसके अंदर काफ़ी जगह होती है। मांद में रहता कौन कौन है? एक तो हम जानते हैं शेर रहता है, शेर रहेगा, बाघ रहेगा, चीता रहेगा, भेड़िया रहेगा। ये सब कहाँ रहते हैं? मांद या गुफा में रहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि मांद या गुफा में कौन सा जानवर रहेगा तो आप बताएंगे शेर, बाघ, चीता, भेड़िया इत्यादि कहाँ रहते हैं? मांद या गुफा में रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिल। बिल में कौन रहेंगे? बिल में हम जानते हैं सांप रहता है, लेकिन सांप अपनी बिल खुद नहीं बनाता है। चूहा, चूहे के बिल में रहता है चूहा। खरगोश को भी ले सकते हैं। ये सब कहाँ रहते हैं? ये बिल में रहते हैं। सांप, चूहा, खरगोश इत्यादि कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। बाड़ा। बाड़े में कौन रहता है? बाड़ा। बाड़ा देख ही रहे होंगे, इस टाइप लकड़ियां हैं लगी हुई हैं और घेर दिया गया है। यहाँ पर बकरी रहती है, बकरी। बकरी का आवास को क्या बोला जाता है? बाड़ा बोला जाता है। भेड़ भी रह सकती है यहाँ पर। क्लियर है बातें? नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाम्बी या कॉलोनी। बाम्बी या कॉलोनी, जैसे दीमक क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, इसमें कौन रहेगा? बाम्बी या कॉलोनी में दीमक रहता है, दीमक याद रह जाएगा। नेक्स्ट बात इसकी करेंगे दीमक पर कि इसकी क्या खास विशेषताएं हैं। कैनल। कैनल या गुरी। कैनल या गुरी कुत्ते के घर को कहा जाता है। किसके घर को? कुत्ते के घर को कहा जाता है, कुत्ता। कैनल या गुरी में कौन रहता है? तो कुत्ता रहता है। शायद समझ गए होंगे इसके घर को क्या बोला जाता है? गुरी बोला जाता है या कैनल बोला जाता है। अस्तबल। अस्तबल में घोड़ा रहता है। क्या? घोड़ा। आप लोग देखते चलेंगे फिगर, याद रह जाएगा, घोड़ा। शूकरशाला। शूकरशाला में सूअर रहती है। सूअर के आवास को जहां बांधी जाती है, जहां उसका आवास है, उसको हम क्या बोलते हैं? शूकरशाला के नाम से जानते हैं। पील खाना। हाथी के आवास को पील खाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथी के आवास को पील खाना कहा जाता है। हाथी के आवास को पील खाना बोला जाता है, याद रह जाएगा। गौशाला। गाय के आवास को हम लोग क्या बोलते हैं? गौशाला। फिगर देखते चलेंगे, याद रह जाएगा। तबेला या बफैलो शेड। यहां पर इसे भैंस के आवास को हम लोग बोलते हैं तबेला या बफैलो शेड बोला जाता है। दड़बा। दड़बा मुर्गियों के आवास को हम लोग क्या कहते हैं? दड़बा कहते हैं। मुर्गी। मुर्गी किस में रहेगी? दड़बा में रहेगी। एक्वेरियम या जल जीवशाला किसे कहेंगे? कृत्रिम जलाशय होता है जो कैसे होते हैं? पानी से भरा बर्तन कोई रहता है या कांच का कोई हाउस रहता है, कांच का या पानी से भरा कोई भी बर्तन रहेगा, जिसमें होता क्या है? जिसमें जीवित जलचर, जल में रहने वाले जीव जंतु, जीव हों या पौधे हों या वनस्पति हों, उनको क्या किया जाता है? रखा जाता है। ये शालाएं मुख्यतः, जो ये एक्वेरियम है, मुख्यतः
किसको रखा जाता है? मछलियों को रखा जाता है। मुख्यतः किसको रखा जाता है? तो मछलियों को, उनके कौतूहल को दिखाने के काम आती हैं, मनोरंजन करने के काम आता है। लोग घरों में रखे रहते हैं एक्वेरियम को, और इसमें मछली, छोटी छोटी मछलियों को वो लोग सजावट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो एक्वेरियम समझ में आया? किसे कहा जाता है? पानी से भरा बर्तन है, कांच के हौज को कहा जाता है, जिसमें होता क्या है? जीवित जलचर और पौधों को उसमें रखा जाता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी की खास विशेषताएं क्या हैं? मधुमक्खी क्या बनाती है? छत्ता। इसके आवास को हम लोग छत्ता कह सकते हैं, कॉलोनी भी कह सकते हैं, छत्ता। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। क्या है? सामाजिक कीट है। यह अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। कब देती है? दिसंबर से। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है। याद रखेंगे, अगर प्रश्न करेगा कि मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी कितनी होती है, तो एक रानी मक्खी होती है और कई सौ नर होते हैं, कई सौ नर होते हैं। शेष कौन होता है? श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, जो काम करने वाली होती हैं, अंडे वगैरह को वो सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनके लार्वा की देखभाल करती हैं, इत्यादि काम करती हैं। मधुमक्खी नृत्य के माध्यम से अपने अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेती हैं। पहचान कैसे करती हैं? नृत्य करती हैं। नृत्य के माध्यम से अपने सदस्यों को वह पहचान लेती हैं। जैसे छत्ते में और कौन कौन रह सकता है? छत्ते में एक आती है बर्र। बर्र भी कहाँ रहेगी? छत्ते में रहेगी। एक ततैया आता है, आप हम लोगों को काटा भी होगा, ततैया। ये कहाँ रहेंगे? ये भी कहाँ रहते हैं? छत्ते में ही रहते हैं, बर्र और ततैया भी। क्लियर है बातें? नेक्स्ट बढ़ते हैं। सांप। सांप की क्या खास विशेषताएं हैं, जो प्रश्न बन सकता है आवास चैप्टर से। भारत में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पाए बहुत जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 4 पाए जाते हैं। नंबर 1 है नाग, इसे कोबरा कहा जाता है, जो सर्वाधिक जहरीला है। सर्वाधिक जहरीला कौन होता है? नाग होता है, जिसे हम कोबरा कहते हैं। और दूसरा करेत भी है, दुबोइया भी है और अफाई भी है। और सांप की क्या खास विशेषताएं हैं? सांप के बाहरी कान नहीं होते, बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है, जमीन पर जो कंपन होता है उसको सुनता है, उसके माध्यम से वो एक्टिविटी करता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। परंतु दांत तो नुकीले होते हैं, लेकिन वो भोजन को चबाता नहीं है। अगर प्रश्न आए कि भोजन को क्या सांप चबाता है? चबाता नहीं है, पूरा पूरा उस भोजन को क्या करता है? निगल जाता है। जैसे छोटा मेढक मिल गया सांप के आगे, तो उसको वह अपघटित करके टुकड़ों में नहीं खाएगा, बल्कि उस मेढक को पूरा पूरा खा जाता है। भोजन को क्या करता है? निगलता है। कोई सांप के मुंह में आएगा तो पूरा पूरा क्या करता है? वो खा लेता है। क्लियर है बातें? नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाघ। बाघ की क्या खास विशेषताएं हैं, देखते हैं। बाघ अपने शिकार का सही पता हवादार मूंछों के कंपन से करता है। किसके द्वारा करता है? मूंछों के कंपन से करता है। और इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी उसे क्या होती है? मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक काला और सफेद के रूप में देख सकता है। हम जानते हैं कि रात्र में जो भी जीव होते हैं काला और सफेद के रूप में ही देख पाते हैं, दूसरे कलर का अनुभव नहीं हो पाता है। हाथी। हाथी से क्या प्रश्न बन सकता है? झुंड में कौन रहता है? हाथी। हाथियों के झुंड में कितने हाथी होते हैं? तो 10 से 12 हाथी होते हैं। 10 से 12 सदस्यों के झुंड में कौन सा जानवर आता है? तो हाथी आएगा। और जो झुंड होगा उसकी नेता कौन होगी? सबसे जो बुजुर्ग हथनी होगी उस झुंड की क्या होगी? नेता होगी। नेता कौन होगी? सबसे बुजुर्ग हथनी क्या होगी? उसकी नेता होगी। एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। कौन? हाथी खा लेता है। हाथी 2 से 4 घंटे सोता है।
ये प्रश्न एग्जाम्स में बन सकते हैं कि हाथियों के झुंड में कितने हाथी रहते हैं, तो बताएंगे 10 से 12 हाथी रहते हैं। झुंड की नेता कौन होती है, तो बुजुर्ग हथनी क्या होती है, झुंड की नेता होती है। स्लाथ भालू, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमेशा पेड़ों पर ही रहता है, वो कौन सा जानवर है जो हमेशा पेड़ों पर ही रहता है, तो स्लाथ भालू हमेशा पेड़ों पर ही रहता है, हमेशा पेड़ों पर ही रहता है। ये शायद लाइफ टाइम में पूरे समय में अगर टोटल किया जाए 1-2 मिनट के लिए ही ये जमीन पर उतरता है। उस पेड़ की जब पत्तियां पूरी खा जाता है, खत्म हो जाती है, तो उसे भोजन नहीं मिल पाता है, तभी स्लाथ भालू उस पेड़ से उतर करके दूसरे पेड़ पर चला जाता है। सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़ के जाने में जो समय लगता है, उसी टाइम तक वह जमीन पर उतरता है स्लाथ भालू। आप लोग समझ गए होंगे कि हमेशा पेड़ पर कौन रहता है, तो स्लाथ भालू रहता है। एक दिन में 18 घंटे तक सोता है। कितना सोता है, 18 घंटे तक। 40 वर्ष तक जीता है। केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां पूरी जिंदगी में खा पाता है। वही 6 से 6 पेड़ों की पत्तियां पूरी जिंदगी में खा पाता है, पूरी खत्म हो जाती है तभी उतरता है, दूसरे पेड़ पर शिफ्ट हो जाता है, उसी पेड़ पर फिर हमेशा पड़ा रहता है। जब उसकी पत्तियां खत्म हो जाती हैं तो दूसरे पेड़ पर वह जाता है। ध्रुवी भालू, ध्रुवी भालू कहाँ पाए जा रहे हैं, पोलर बियर आर्कटिक महासागर के आसपास पाए जाते हैं। आर्कटिक महासागर है कहाँ, हम लोग जानते हैं आर्कटिक महासागर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर की जलराशि को हम आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। हम लोग एक लाइन खींच रहे हैं, ये कौन सी रेखा है, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और ऊपर की जो जलराशि है, ये सारी जलराशि है, ये क्या है, आर्कटिक महासागर है। क्या है, आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है पूरी जलराशि को, आर्कटिक महासागर। और हम लोगों ने ध्रुवी भालू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ध्रुवी भालू आर्कटिक महासागर के आसपास पाए जाते हैं। तो आसपास क्या है, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, जो पीला पार्ट आप देख रहे हैं कनाडा है, उत्तरी कनाडा, हडसन की खाड़ी, यहाँ पर एक सागर है चुक्सी सागर या चुक्की सागर, जो भी आप कह लीजिए, जो अच्छा लगे। ये सारे क्षेत्रों में कौन पाया जाता है, ध्रुवी भालू पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मांसभक्षी है, सबसे बड़ा मांसभक्षी है। इसका मुख्य आहार क्या है, सील है। मुख्य आहार अगर पूछेगा तो आप लोग बताएंगे इसका मुख्य आहार सील है। विश्व का सबसे बड़ा मांसभक्षी है, जो कहाँ पाया जाता है, आर्कटिक महासागर के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है, या कह सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। देख ही रहेंगे ध्रुवी भालू को, बर्फ पर खड़ा है। अपने को क्या करता है, यह जानवर अनुकूलित कर लेता है ध्रुवी भालू कि हमें शीत वाले क्षेत्रों में कैसे रहना है। ध्रुवी कुत्ते, ध्रुवी क्षेत्र में ध्रुवी कुत्ते भी पाए जाते हैं। उस आर्कटिक महासागर के आसपास ध्रुवी कुत्ते भी पाए जाते हैं। इस यहां से प्रश्न क्या आ सकता है कि स्लेज गाड़ी कौन खींचता है, स्लेज गाड़ी। स्लेज गाड़ी बिना पहियों की गाड़ी होती है, और उसमें एक ग्रुप वाइज, ग्रुप में है कुत्ते, एक कुत्ता नहीं खींचता है, कई कुत्ते क्या करते हैं, ये स्लेज गाड़ी को बर्फ पर फिसलते हुए गाड़ी चलती है। इसमें पहिए नहीं होते हैं, इसमें लोग क्या करते हैं, सामान रख लेते हैं। तो स्लेज गाड़ी कौन खींचता है, तो ध्रुवी कुत्ते खींचते हैं। पाए कहाँ जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। कुछ हम लोग विशेषताएं देख लेंगे। शीत जलवायु में, शीत जलवायु प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु, अगर प्रश्न करेगा निम्न में कौन शीत जलवायु प्रदेशों में पाया जाने वाला जंतु है या जीव है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ध्रुवी भालू हम लोगों ने पढ़ा ही,
ध्रुवी भालू क्या है? शीत प्रदेशों में पाया जाता है। रेंडियर, रेंडियर एस्किमो जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ध्रुवी कुत्ता, ध्रुवी कुत्ता पर जाने ही, ये भी कहाँ पाया जाएगा? शीत प्रदेशों में पाया जाएगा। सील भी उसी एरिया में पाई जाएगी। आप लोग इसको याद रखेंगे। शीत जलवायु प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतु कौन है? ध्रुवी भालू। रेंडियर, इसको कैरेब्यू भी बोला जाता है। क्या? कैरेब्यू, कैरेब्यू। उष्ण भूमध्य रेखीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु कौन से हैं? जिराफ को कर सकते हैं, गैंडा, चीता, तेंदुआ, जंगली भैंस, अफ्रीकन शेर इत्यादि कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतु कौन है? सर्प, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, ये सारे मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु हैं। अगर प्रश्न करें कि मरुस्थलीय प्रदेशों में निम्न में कौन मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाला जीव है, तो आप दे देगा सर्प दे देगा, बकरी दे देगा, चीता दे देगा और ध्रुवी कुत्ता दे देगा। तो आप लोग क्या बताएंगे? सर्प और बकरी क्या हैं? मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाला जीव है। गहरे सागर, यहाँ गहने लिखा है, गहरे सागर। गहरे सागर में रहने वाले जीव जंतु जैसे व्हेल, दरियाई घोड़ा, ऑक्टोपस, स्टारफिश इत्यादि क्या हैं? एक गहरे सागर में रहने वाले जीव जंतु हैं। शायद हमारी बातें समझे होंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनजातियों द्वारा निर्मित प्रमुख आवास, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो विश्व की वर्ल्ड की प्रमुख जनजातियाँ हैं, जो प्रमुख हैं, कुछ खास विशेषताएं उन जनजातियों की हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आवास को लेकर के। जैसे इग्लू, इग्लू बड़ा फेमस है, इग्लू भी बहुत धुआंधार पूछा जाता है। तो जैसे इग्लू घर कौन बनाते हैं? तो एस्किमो एक जनजाति है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है एस्किमो। यह क्या करती है? इग्लू घर का निर्माण करती है। तो ये कैसे घर है? शीतकालीन आवास को इग्लू कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अगर एस्किमो के ग्रीष्मकालीन आवास अगर पूछेगा तो इग्लू उत्तर नहीं होगा। एस्किमो जनजाति के शीतकालीन आवास को हम लोग क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इग्लू कैसा रहेगा? बर्फ से बना रहता है। बर्फ, ये बर्फ का घर रहता है। इसके अंदर क्या करते हैं? सील के पर्दे लगा देते हैं। सील जो जानवर होता है, एक प्रकार से मछली कह सकते हैं, पर्दे लगा देंगे ताकि बर्फ की दीवार की अंदर की जो गर्मी है वो बाहर न जाने पाए। क्लियर है बातें? तो इग्लू के घर कौन बनाते हैं? तो एस्किमो जनजाति बनाती है। क्यों? ठंडी से बचने के लिए इग्लू क्या करते हैं? बर्फ के घर बनाते हैं। क्लियर है बातें? एस्किमो के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहा जाता है? ट्यूपिक कहा जाता है। ट्यूपिक। हम लोगों ने जाना कि एस्किमो के शीतकालीन आवास को हम लोग इग्लू कह रहे थे और ग्रीष्मकालीन आवास को हम लोग ट्यूपिक कह रहे हैं। इसमें ये लोग क्या करते हैं? शील या रेंडियर की हड्डियों को खड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर से उनकी खाल से ऊपर से ढक देते हैं, उसके अंदर निवास करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ट्यूपिक के नाम से उस आवास को जानते हैं। एस्किमो जनजाति जो होती है भाषा कौन सी बोलती है? एलियूट भाषा बोलती है। एस्किमो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, इसकी विशेषताएं ध्यान रखेंगे। जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है? इसका आखेट है एस्किमो जनजाति का। शिकार करना जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। मुख्य भोजन क्या है? एस्किमो जनजाति का मुख्य भोजन है सील और व्हेल का एक कच्चा मांस खाते हैं। हार्पून क्या है? सील की हड्डी से बने भालेनुमा शिकार करने वाला हथियार है हार्पून। अगर पूछेगा हार्पून हथियार का प्रयोग कौन से जनजाति करती है? तो एस्किमो जनजाति करती है। बना किससे होता है? सील की हड्डी से बना होता है, जो भालेनुमा होता है और शिकार करने के काम आता है। स्लेज क्या है? स्लेज हम लोगों ने पढ़ा ही, बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी है। कैसी है? बिना पहिए की गाड़ी को हम लोग क्या करते हैं? स्लेज कहते हैं। बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। कुत्ते खींचते हैं और कौन खींचता है? रेंडियर भी खींचते हैं।
क्रमक क्या है? व्हेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान। जो व्हेल की हड्डी होती है उससे जो मकान बनाए जाते हैं एस्किमो जनजाति के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? क्रमक के नाम से जानते हैं, क्रमक। कयाक क्या है? परिवहन के कार्य हेतु चमड़े से बनी नाव को हम लोग कयाक कहते हैं। उमियाक क्या है? एस्किमो जनजाति द्वारा व्हेल मछली का शिकार करने हेतु काम में ली जाने वाली बड़ी नाव को हम लोग क्या कहते हैं? उमियाक कहते हैं। कयाक क्या है? यह चमड़े से बनी नाव है, उसे हम कयाक कह रहे हैं, उमियाक कह रहे हैं। व्हेल मछली के शिकार करने के लिए जो बड़ी नाव ये लोग बनाते हैं एस्किमो, उसको हम वो लोग उमियाक के नाम से जानते हैं। शायद हमारी बातें समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तिपी। तिपी क्या है? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी श्रेणी के नाम से जाना जाता है रॉकी को। उत्तरी अमेरिका में रहने वाली जो जनजाति है वो तिपी आवास बनाती है और इसमें ये शंक्वाकार होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। 15 से 20 फुट क्या होते हैं? ये लकड़ी के खंभे कह सकते हैं, खंभे होते हैं और जिसमें 15 से 20 फीट तक के लंबे खंभे होते हैं, जिसके चारों तरफ क्या करते हैं? बैसन की खाल लपेटी होती है। बैसन एक जानवर है, उसकी खाल को क्या करते हैं? चारों तरफ लपेट देते हैं और उसमें क्या करते हैं? निवास करते हैं, जिसे हम लोग तिपी के नाम से जानते हैं। तो तिपी आवास कहाँ मिलता है? तो बताएंगे उत्तरी अमेरिका में मिलता है। कहाँ? रॉकी पर्वत पर। रॉकी पर्वत के आसपास एक जनजाति है जिसके द्वारा ये शंक्वाकार आवास बनाए जाते हैं। होगान। होगान एक नवाजो जनजाति है। कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की जनजाति है जो लकड़ी और मिट्टी से बना घर बनाती है। लकड़ी और मिट्टी से बना घर कौन जनजाति बनाती है? तो नवाजो जनजाति बनाती है। उस घर का नाम क्या है? आवास का होगान नाम से जाना जाता है। लॉन्ग हाउस, ये भी उत्तरी अमेरिका का आवास है। लॉन्ग हाउस, एक से अधिक परिवार रह सकते हैं, संयुक्त परिवार इसमें रह सकते हैं। ये बड़ा घर होता है, देख रहे होंगे काफ़ी लंबा घर होता है और इसमें संयुक्त परिवार रहने की व्यवस्था होती है जो जनजातियों के द्वारा निर्मित होता है। टेंट, बुशमैन जनजाति द्वारा निर्मित अस्थायी आवास है। अस्थायी है इसलिए टेंट है। अपना लकड़ी उकड़ी से है, कुछ छप्पर सूखी घास वगैरह डाल दिए हैं और बाद में क्या करेंगे? दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेंगे ज़रूरत पड़ने पर। तो बुशमैन जनजाति हम लोग जानते हैं कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। बोत्सवाना एक देश है, वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। युर्त, किर्गिज जनजाति के द्वारा बनाया गया मकान है, आवास है। किर्गिज जनजाति जो आवास बनाती है उसका नाम क्या है? युर्त है। यह जनजाति कहाँ पाई जाएगी? मध्य एशिया किर्गिस्तान में पाई जाती है। देख रहे होंगे ये हम कह सकते हैं कि गोलाकार होता है इनका मकान और ये लोग क्या करेंगे? लकड़ियों से चारों तरफ और उसके ऊपर इस तरह लकड़ियाँ बिछा देते हैं। उसके बाद जानवरों की खाल से इसे ऊपर से ढक देते हैं और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? युर्त के नाम से जानते हैं। और ये किर्गिज जनजाति द्वारा बनाया गया आवास होता है जो मध्य एशिया किर्गिस्तान में मुख्यतः पाए जाते हैं। नौडम घर, अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य के नौडम पर गीली मिट्टी की ये लोग क्या किए हैं? गीली मिट्टी है, इस पर क्या किए हैं? दीवार बनाते हैं और बाहरी दीवारों को ये सब्जियों के लेपन से लेप देते हैं। ये पाया कहाँ जाता है? उत्तरी घाना देश में ये मिलता है। उत्तरी घाना देश में नौडम घर बनाए जाते हैं। इस आवास का क्या नाम है? नौडम। भेला घर, भेला घर असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। भेला घर कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखेंगे इसको। बांस पट्टी का घर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भेला घर कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? 10 से 12 फीट ऊंचे बांसों के खंभों पर ये आवास बने होते हैं। जिस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है उस क्षेत्र में ये लोग क्या करते हैं?
देखिए 10 से 12 फीट ऊंचे ऊंचे बांस हैं, उसके ऊपर इन लोगों ने क्या किया है, अपना आवास बनाया है, घर बनाया है। इसे हम भेला घर के नाम पे जानते हैं। जैसे बांसों पर टिका घर, 10 से 12 फीट ऊंचे बांसों पर टिका घर कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। बांसों पर टिका घर, जैसे बाढ़ अधिक आ रही है, जिस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, बाढ़ अधिक होता है, वहाँ किस टाइप के घर मिलते हैं, तो बांसों पर टिके घर मिलते हैं, ताकि उन घरों में पानी ना घुस पाए। शिकारा, शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव है। शिकारा याद रखेंगे, शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो कहाँ पाई जाती है, श्रीनगर के डल झील एवं अन्य जल निकायों में पाई जाती है। शिकारा, शिकारा नाव यहाँ पर देखेंगे। एक रेस्ट करने के लिए, भी रेस्ट करने के लिए आप आराम कर सकते हैं, यहाँ पर रह भी सकते हैं। शिकारा। हवा भरे घर, जहाँ बाढ़ आती है, जहाँ भूकंप प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर आपको हवा भरे घर मिलते हैं। हवा भरे घर का मतलब है एक बड़ा सा गुब्बारा टाइप का रहता है, इस तरह गुब्बारा टाइप का, और इस टाइप से क्या करते हैं, यहाँ पर खोल देते हैं और इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और बाढ़ आ गई, उसको उस चीज़ को क्या किए, हवा निकाल दिए और दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। भूकंप क्षेत्रों में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हवा भरे घर भी मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुआवास, कुआवास भील जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, जो दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं। कौन बनाता है, भील जनजाति के द्वारा। ये घर कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं, पत्थर या बांस की दीवारों से बने होते हैं। पत्थर या बांस की दीवारों के बने होते हैं। फर्श कैसी होगी, मिट्टी या पत्थर की। छत खपरेल के पाए जाते हैं। तो भील जनजाति के द्वारा बनाए गए आवास को हम लोग कु आवास के नाम से जानते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, देखते हैं हम लोगों ने कितना जाना, कितना सीखा। तो जैसे शेर, बंदर और चूहे का आवास क्रमशः है, तो शेर कहाँ रहता है, हम लोगों ने पढ़ा ही, गुफा में रहता है या मांद में रहता है। बंदर कहाँ रहता है, बंदर पेड़ पर रहेगा, पेड़। और चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा, गुफा, पेड़ एवं बिल। यही तीसरा उत्तर क्या है, इसका सही है। गुफा, पेड़ एवं बिल क्या है, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गोबर का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ी की जमीन एवं दीवारों को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे घर्षण हेतु खुरदरी हो जाए। कीटों को दूर रखने के लिए, यही सही उत्तर है, कीटों को दूर रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से क्या करते हैं, दीवार और फर्शों को लेपन करते हैं या लीपते हैं, जिससे कीटों को दूर रखा जा सके। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। बर्फ से इग्लू अपना घर क्यों बनाते हैं, इसका कारण क्या है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, यही सही उत्तर है। यही सही उत्तर है। क्या करती है, बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। हम लोगों ने पढ़ा कि बर्फ की जो दीवारें बनती हैं उसमें ये लोग क्या करते हैं, शील के पर्दे भी अंदर की ओर क्या करते हैं, लटकाते हैं। बर्फ, ये ऑप्शन गलत ही है, बर्फ मुफ्त मिलती है, बिल्कुल गलत है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, इसका सही उत्तर है सटीक क्या, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, इसमें असत्य खोजना है हम लोगों को। पहला है, असम में वर्षा अधिक होती है, जिससे वहां बांस के खंभों के ऊपर घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। एक कथन क्या है, सही है। राजस्थान में मिट्टी के घर, सही बात है, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि मरुस्थल है तो वहां पर छत क्या होंगी, कटीली झाड़ियों से ही छाए जाएंगे।
लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है, ये भी सही है। एस्किमो जनजाति के ग्रीष्मकालीन घर को इग्लू कहा जाता है, ये क्या है, कथन असत्य है, इग्लू नहीं कहा जाता है। इग्लू ग्रीष्मकालीन आवास को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूपिक कहते हैं, ट्यूपिक, क्या कहते हैं, ट्यूपिक। अगर आए कि एस्किमो जनजाति के शीतकालीन आवास को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर शीतकालीन होता तो उत्तर क्या होता, सही हो जाता। तो एस्किमो जनजाति के जो ग्रीष्मकालीन आवास हैं उसे ट्यूपिक कहा जाता है, और एस्किमो जनजाति के जो शीतकालीन आवास हैं उसे हम लोग इग्लू के नाम से जानते हैं। इग्लू का मतलब बर्फ के घर। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।